हेलो डियर, आज का वीडियो आप सभी के सामने में है, देख सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, कहता है गर्भ अवस्था में अपरा, प्लेसेंटा और फीटल भ्रूण के वजन का अनुपात क्या होता है। मतलब जो यूट्रस में जो अपरा होता है और जो भ्रूण होता है, इस दोनों में वजन का अनुपात क्या होता है बताना है। तो वजन का अनुपात राइट आंसर सी होगा, सी सही होगा इसका। 1/1:6 के अनुपात में रहता है, ठीक है। नवजात शिशु का अगला फ्रंटले कब बंद होता है, मतलब एंटेरियर के बारे में पूछ रहा है। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि एंटेरियर जो है बाद में बंद होता है, पहले पोस्टेरियर बंद होता है। तो पोस्टेरियर पूछेगा पिछला वाला, तो वह 1 से 1.5-2 महीने में बंद हो जाता है। अगर आगे वाला पूछेगा तो वह जो है 16 से 18 महीने में बंद होता है, समझ गए। कहता है झिल्ली को फाड़ना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो झिल्ली को फाड़ना एक प्रकार का यह परिवर्तन है और यह एक सर्जिकल परिवर्तन होता है। झिल्ली को फाड़ कर ही बच्चा जो है बाहर निकलता है यूट्रस से, समझ गए ना। तो ये चीज़ें को आप लोग को समझना है। आगे चलते हैं। कहता है कि भारत में निम्न में से कौन सा कारण माँ का मृत्यु दर को अधिक प्रभावित करता है। मतलब कौन सा कारण है जो मातृ मृत्यु दर को अधिक प्रभावित करता है। तो उसका राइट आंसर है एनीमिया और टॉक्सेमिया, समझ गए। एनीमिया मतलब रक्त में कमी और टॉक्सेमिया, ये जो दोनों कारण है यह मातृ मृत्यु दर को बढ़ाता है, समझ गए। आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक और ज़बरदस्त प्रश्न है। कहता है गर्भावस्था के दौरान कुल कैलोरी आवश्यकता होती है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग जानते हैं कि 300 के आसपास किलो कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है नॉर्मल में। अगर नॉर्मल में 2000 की ज़रूरत होगी किलो कैलोरी की, तो यह जो है गर्भावस्था में 2300 किलो कैलोरी की आवश्यकता जो है हो जाती है, बढ़ जाता है, समझ गए। तो इस हिसाब से हमको 2000 से लेकर 2500 के आसपास जो है किलो कैलोरी की आवश्यकता इसी के बीच में जो है होता है गर्भ के दौरान आवश्यकता, ठीक है। नॉर्मल 1800 से लेकर 2200 तक जरूरी होता है और उसमें 300 ऐड कर दीजिए तो 2100 से 2000 से 2500 हो जाएगा, समझ गए। आगे है। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कौन सी संधि ज्वाइंट सेक्रम तथा कॉक्सिक्स के मध्य में पाई जाती है। आपको पता है कि सेक्रम और कॉक्सिक्स कहाँ होता है। तो जो पूंछ के भांति, जो हमारा रीढ़ की हड्डी में जो सबसे निचला पूंछ के भांति होता है ना, जो हिप से जुड़ा होता है कुल्हा से और पूंछ के भांति होता है, वहीं पे आपका सेक्रम और कॉक्सिक्स होता है। तो इन दोनों के बीच के जो ज्वाइंट होता है उसे सैक्रोकॉक्जियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रोकॉक्सियल कहते हैं, याद रखिएगा। सेक्रम से सैक्रो और कॉक्सियल से कॉक्जियल, इन दोनों के ज्वाइंट को सैक्रोकॉक्जियल कहते हैं, समझ गए। आगे है माय डियर। कहता है तिरछे कॉन्जुगेट की नाप डायमीटर ऑफ डायगोनल कॉन्जुगेट लगभग होती है। तो माय डियर यह पेल्विक की बात है, समझ गए, महिला के पेल्विस की बात है। और यह डायमीटर डायगोनल तिरछा के पूछ रहा है, तो तिरछा में यह डायमीटर 12.5 सेंटीमीटर आपके दिख रहते हैं। तो लगभग 12.5-13 यही आंसर जो है आपका राइट होगा, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ डायगोनल कॉन्जुगेट पूछेगा, तिरछे कॉन्जुगेट की नाप 13 सेंटीमीटर, समझ गए। हो सकता है 12.5 सेंटीमीटर दे दे आपके ऑप्शन में, तो यही राइट हो जाएगा, समझ गए। आगे कहता है कि किस वर्ष जो है CSSM प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, जिसे CSSM को हम लोग चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड कहते हैं, समझ गए। वह वर्ष जिसमें चाइल्ड सर्वाइकल और सेफ मदरहुड की शुरुआत की गई, उसका राइट आंसर माय डियर हमारे सामने है, वह है हमारा 1992। 1992 में जो है CSSM की शुरुआत की गई, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये सब कब कौन सा शुरू किया गया, इससे एक मैं आपको ला दूंगा वीडियो इसी टाइप का, जिससे ये क्वेश्चन आपके रहेगा ही। RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसको कहते हैं RNTCP को। और यह जो है ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बाद जो है कब डॉट्स के साथ पुनः किस वर्ष लॉन्च किया गया। मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था ना, उसमें संशोधन किया गया, रिवाइज किया गया और उसमें डॉट्स को जो है जोड़ा गया। तो डॉट्स के साथ में इस RNTCP को कब से फिर से लाया गया, तो वह वर्ष 1997 है, जब डॉट्स के साथ में फिर से जो है लाया गया ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए, जिसे RNTCP कहते हैं, ठीक है। पल्स पोलियो प्रोग्राम टीकाकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो माय डियर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 1995 में प्रारंभ किया गया था, इसको ध्यान करके रखना है, ठीक है। आगे है। कहता है सबके लिए स्वास्थ्य सम्मेलन किस सम्मेलन का परिणाम है। एक सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में ये कहा गया था कि जो स्वास्थ्य है वह सबके लिए जरूरी है, सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्वास्थ्य हो जो सबके लिए उपयुक्त हो। तो माय डियर वह राइट आंसर अल्मा आटा का जो सम्मेलन हुआ था, यह अल्मा आटा का सम्मेलन में जो है, यह सम्मेलन में जो है कहा गया कि सबके लिए स्वास्थ्य, ऐसा स्वास्थ्य हो जो सबके लिए हो, ठीक है ना। कहता है माय डियर कि जिला स्तर पर जो स्थानीय स्वायत्ता सरकार होता है, कहता है जिला स्तर पर, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ
कि गांव के लेवल पर जो होता है वह आपका क्या होता है, गांव के लेवल पर क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, समझ गए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। यहाँ पे आंसर एक गलत है, पंचायत समिति नहीं होता, यहाँ पे प्रखंड स्तर पर रहेगा तब पंचायत समिति होगा, जिला स्तर पर पूछ रहा है तो यह आपका जिला परिषद होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे है, यहाँ पे आगे के प्रश्न है, कहता है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो माय डियर, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 में लिखिएगा। द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है 1962 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान में रखिएगा। स्कूल, समझ गए, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, समझ गए ना, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का जो शुरुआत है 1962 में ही किया गया था, समझ गए। और 1962 में ही एक और प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया था, उसका नाम आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। कहता है आंगनबाड़ी स्वास्थ्य सेवाएं किसे दी जाती है। माय डियर, आंगनबाड़ी का जो स्वास्थ्य सेवा होता है किसे दिया जाता है, बुजुर्ग को, एडल्ट को, किशोर को, जिसे एडोलेसेंट कहते हैं, और चिल्ड्रेन एज को। तो आपको पता है कि 0 से 6 वर्ष के एज के ग्रुप के जो भी बच्चे होते हैं उसको आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है, चाहे भोजन की बात हो, कपड़ा की बात, जो भी हो, दिया जाता है। कॉशन, कॉशन फुल फॉर्म को दर्शाता है, यह डैश के सचेत चिन्ह है, समझ गए। कॉशन कैंसर का सचेत चिन्ह है, समझ गए। लिप्रोसी कुष्ठ रोग, समझ गए। क्षय रोग एड्स होता है, समझ गए। तो माय डियर, कॉशन कैंसर में इस्तेमाल किया जाने वाला एक सचेत लक्षण है, सिम्टम्स है। एक सामुदायिक ब्लॉक के अधीन कितने CHC होते हैं। तो माय डियर, एक ब्लॉक के अंदर एक ही CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, समझ गए। एक ब्लॉक में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, समझ गए। तो आपका एक ही राइट आंसर होगा, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं माय डियर, हम लोग यहाँ पे अच्छे से आप लोग देखिएगा कि कितना ज़्यादा जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक CHC के अधीन कुल कितने उपकेंद्र होते हैं। तो माय डियर, एक CHC के अंदर, तो आपको पता है CHC के अंदर कितना जनसंख्या पर एक CHC होता है। तो आपको पता है 80,000 से 1,20,000 के जनसंख्या पर जो है, 1,20,000 के जनसंख्या पर जो है, समझ गए ना, क्या कहता है कि इतना जनसंख्या पर जो है एक CHC होता है। तो आप लोग इसको जो है कितना से, समझ गए। और उपकेंद्र का जनसंख्या कितना पर होता है, 3,000 से लेकर 5,000 के जनसंख्या पर एक उपकेंद्र होता है। अब इसमें भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 6, समझ गए, और ए भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 4, समझ गए, 4। तो अब आप लोग जो है ध्यान में देख लीजिए कि कितना से कितना जनसंख्या पर हो सकता है उपकेंद्र, समझ गए ना। एक कितना हो जाएगा, समझ गए, 5 दूना 10, 5 चौका 20, समझ गए। तो ये 5,000 है, ये 1,20,000 है, समझ गए। तो 20 पंचे, समझ रहे चीज़ों को क्या कहना चाहते हैं। तो यही चीज़ें है उपकेंद्र का मतलब सब सेंटर। सब सेंटर का जनसंख्या कितना होता है, 3,000 से 5,000 के जनसंख्या होता है। CHC की बात कहेगा तो 80 से 1,00,000 के बीच जनसंख्या होता है। और आप जो है आराम से इसको जो है आप निकाल सकते हो। अगर 5,000 की बात करेगा, 5,000 पर अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 16 पंचे 80, समझ गए, 16 पंचे 80, समझ गए ना। तो ये चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। 5 से गुना कीजिए तो 16, 16 पंचे हो जाएगा कितना, 80,000, समझ गए। तो एक चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो एक CHC के अंदर जो है बहुत सारे उपकेंद्र होते हैं, समझ गए। जो ये ऑप्शन में ही जो है आपके गलत दिए गए हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत दिया गया है। आगे चलिए, यहाँ एक CHC के अंदर उपकेंद्र का बात करेगा ना तो 4 से 6 जो है स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक केंद्र, समझ गए। 4 से 6 प्राथमिक केंद्र जो है एक जो है आपके CHC के अंदर होता है, समझ गए ना। 4 से 6 चीज़ों को ध्यान में रखना है, समझ गए। तो इस चीज़ को जो है आपको क्लियर करके चलना है, समझ गए। 4 जो है आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है एक CHC के अंदर, इसको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अब आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, डैश कोशिका का ऊर्जा गृह है। डैश कोशिका का ऊर्जा गृह है। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, समझ गए। राइबोसोम, न्यूक्लियस तो केंद्रक होता है, पता ही है। आगे चलिए, कहता है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है। माय डियर, अगर आपसे मॉडर्न के बारे में पूछेगा ना, अगर आपसे मॉडर्न के बारे में पूछेगा तो मैं आपको बता देता हूँ
अगर मॉडर्न सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक पूछेगा तो लुई पाश्चर होगा, मॉडर्न के बारे में, समझ गए। और अगर आपसे सीधा पूछेगा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है तो एंथोनी वान ल्यूवेनहुक होता है, समझ गए। एंथोनी वान ल्यूवेनहुक होगा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सीधा रहेगा। तो अगर पूछेगा आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है तो वह लुई पाश्चर होगा, समझ गए। दोनों समझ गए। थोड़ा सा यहाँ पे इसका आंसर में इधर उधर कर देता है। चलिए हम आगे देखते हैं। कहता है शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है, पता है फीमर जांघ का। हाथ का जो है स्टेपिज कान का सबसे छोटा होता है, समझ गए। हृदय का वजन क्या होता है, तो आपको पता है स्त्री में जो हृदय का वजन होगा वह पुरुषों की तुलना में कम होगा, समझ गए। तो स्त्री में जो हृदय का वजन अगर 250 ग्राम अगर स्त्री में है तो पुरुष में यही वजन 300 ग्राम होता है, समझ गए। तो यही राइट आंसर होगा, समझ गए ना। तो देख लीजिए यहाँ पे 250 ग्राम स्त्री में और 300 ग्राम पुरुषों में, यही राइट आंसर है, समझ गए। आगे है माय डियर, कहता है मस्तिष्क के बाहरी परत को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे लेयर पूछ रहा है, ठीक है, लेयर पूछ रहा है। तो मस्तिष्क के जो सबसे बाहरी परत होता है उससे क्या कहते हैं, परत पूछ रहा है। तो सबसे बाहरी परत को मेनिंजिस ही कहते हैं, यह ढक के रखता है ब्रेन को, समझ गए, और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ढक के रखता है। दूसरी सर्वाइकल वर्टेब्रा को क्या कहते हैं। सेकेंड नंबर का जो सर्वाइकल, समझ गए ना, सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दूसरे नंबर का जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसे द एक्सिस कहते हैं, समझ गए, द एक्सिस कहते हैं, याद रखिएगा। समान वयस्क में गुर्दे का भार कितना होता है। माय डियर, समान वयस्क में जो गुर्दे का भार होता है वह अलग अलग सब में होता है, लेकिन नॉर्मली 140 जो है ग्राम के आसपास गुर्दे का भार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एमिनो एसिड का अंतिम उत्पाद प्रोटीन होता है, पता है आप लोग को, मैं पहले बता चुका हूँ। प्रोटीन से एमिनो एसिड, एमिनो से प्रोटीन, यही चीज़ को याद रखना है। आगे चलिए, कहता है गर्भाशय के आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो गर्भाशय के ऊपरी परत को पेरीमेट्रियम, बीच वाले परत को मायोमेट्रियम और निचली परत को इंडोमेट्रियम कहते हैं, समझ गए। तो ध्यान में रखना है, ये आपका कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, कहता है छोटी आंत में वसा का पाचन में कौन सा एंजाइम काम करता है। तो आपको ध्यान में रखना है, कहीं भी पूछ रहे छोटी आंत में या कहीं भी अगर फैट के डाइजेशन की बात करेगा तो वसा को पचाता है लाइपेज। यह सब के सब, अब देखिए नॉलेज कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। नॉलेज अगर आपको प्राप्त करना है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, क्राइमोट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, समझ गए। मैंने तो बता दिया कि लाइपेज फैट को जो है डाइजेस्ट करता है। अब आपको बताना है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन किसका पाचन करता है। तो लाइपेज सीख गए, ट्रिप्सिन और पेप्सिन के बारे में अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए कि ट्रिप्सिन क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है, क्राइमोट्रिप्सिन क्या होता है। तो ये नॉलेज बढ़ाने का चीज़ होता है कि जो भी ऑप्शन समझ में ना आए, पता ना हो, उसके बारे में ढूंढिए, पता कीजिए, समझ गए। आगे है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक संवेदना नहीं है, मतलब पॉजिटिव इमोशन नहीं है, कौन सा। तो माय डियर, पॉजिटिव मोटिवेशन इनमें से कौन सा नहीं है। ममता पॉजिटिव है, क्रोध गलत है, क्रोध से व्यक्ति के अंदर जो है ईर्ष्या आता है, समझ गए। मनोरंजन पॉजिटिव है, जिज्ञासा पॉजिटिव है, लेकिन क्रोध जो है एक गलत चीज़ें होता है, तो यह निगेटिव है, ठीक है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का मूल तत्व नहीं है। समुदाय का मूल तत्व कौन सा नहीं है। तो कानून की बाध्यता, लीगल बाइंडिंग जो है यह समुदाय का मूल तत्व नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी मनोवैज्ञानिक संवेदना, समझ गए, क्षेत्र के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ संबंध, यह आपके जो है सब समुदाय में मौजूद है, लेकिन कानून की बाध्यता जो है आपके समुदाय में ये मूल तत्व समुदाय का नहीं है। आगे है, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। 18 मई 1955 को लागू हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। हिंदू मैरिज एक्ट, समझ गए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का विकास किसने किया। तो देखिए साइको सोशल थेरेपी के बारे में पूछेगा, साइको सोशल थेरेपी के बारे में पूछेगा तो वह एरिक एरिक्सन दिया, समझ गए। साइको सोशल थेरेपी मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का विकसित जो है एरिक एरिक्सन किए, समझ गए, एरिक एरिक्सन, साइको सोशल, समझ गए ना। आगे है, हाइड्रोसिफलस में स्कल परक्यूशन करने पर आवाज़ सुनाई देती है। माय डियर, हाइड्रोसिफलस क्या होता है। यह बच्चा का मस्तिष्क का जन्मजात रोग है, जिसमें मस्तिष्क में जो है पानी भरा रहता है, सूजन रहता है। तो उसमें अगर हम स्कल को अगर ध्वनि सुनते हैं तो उसमें जो है कैसा आवाज़ आता है, तो फूटे घड़े के जैसे आवाज़ आता है उसमें से, क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है, समझ गए।
नवजात में आरबीसी का जीवन काल लाइफ स्पेन कितना होता है? अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो वह नवजात रहता है, नियोनेट्स रहता है, तो उसमें आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है? तो वह 60 से 90 दिन, 60 से 80 दिन होता है, जबकि नॉर्मल एक एडल्ट में कितना माना जाता है? 120 दिन माना जाता है। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है, कहता है कि बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय क्या है? एक बच्चा है, जन्म लेता है, तो उसको माता पिता ही ना जो है उसको बताते हैं कि हाँ बाबू जो है पैंट में बिस्तर पर बाथरूम नहीं त्यागना है, टॉयलेट नहीं करना है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग एक बच्चे को 1 से 3 वर्ष की एज में उपयुक्त समय है, इस समय देना चाहिए, और नहीं दीजिएगा तो वह बेड पर ही कर देगा, पैंट में ही कर देगा। ठीक है। पीलिया का दूसरा नाम क्या है? तो जॉन्डिस का 2 नाम और है, एक इक्टेरस होता है और एक हाइपर बिलुबिनेमिया होता है। समझ गए? पीलिया का 2 नाम, एक इक्टेरस और एक हाइपर बिलुरुबिनिया होता है। समझ गए? ध्यान में रखिएगा, दोनों नाम है इसका। विडाल परीक्षण करना चाहिए ज्वर आने के 7 दिन के बाद, लगभग 1 सप्ताह के बाद ज्वर का टेस्ट करनी चाहिए। आगे है, कहता है कैंसर, स्तन कैंसर होने की औसत आयु कितनी है? मतलब जो कैंसर है वह औसतन किस आयु में जो है महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो माय डियर, आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जो महिलाओं में जो स्तन कैंसर होने का जो औसत आयु है वह आयु है आपका 42 वर्ष। 42 वर्ष के उम्र तक महिलाओं में जो है स्तन कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात किया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने में है। आगे है, कहता है इस्कीमिया क्या है? तो इस्कीमिया एक प्रकार की रक्त प्रवाह की कमी होती है। अब यह इस्कीमिया आपको हार्ट में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है जहाँ पे रक्त प्रवाह की कमी को इस्कीमिया दर्शाता है। समझ गए? आगे चलिए। आगे है, कहता है गोनेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? गोनेरिया पता है कि गोनेरिया एक जो है एसटीडी रोग है। समझ गए? सेक्सुअल रोग है। तो गोनेरिया का जो उद्भवन अवधि होता है वह 2 से 8 दिन होता है। अब आपको मैंने 2 से 8 दिन बता दिया, अब आपको दे देगा 3 से 7 दिन। ऑप्शन में 2 से 8 के नज़दीक तो यही ना होगा, 3 से 7 दिन वाला, तो हम वही मारेंगे। तो इसमें आपको एग्जैक्ट अगर पता है लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन में नहीं दिया है जो आप याद किए हैं, तो इसके आसपास वाला जो मारिएगा वही राइट होता है। समझ गए? चलिए, क्योंकि ये उद्भवन अवधि कोई फिक्स नहीं होता है, मान के चलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एंजाइना, चेस्ट पेन में जो है नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। समझ गए? नाइट्रोग्लिसरीन 2.6 होता है इतना डोज में, तो उससे जो हम लोग एंजाइना के मरीज को, हार्ट फेलुअर, समझ गए, हार्ट पेन, चेस्ट पेन वाले को नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। आगे है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो है किसके कमी से होता है? तो आपको पता है रिकेट्स जो होता है वह रिकेट्स जो है विटामिन डी के कमी से होता है, आपको पहले से पता है। समझ गए? विटामिन डी के कमी से जो है आपको रिकेट्स रोग होता है, सबसे पहले पता है। ठीक है, आगे चलिए। कहता है समान आईओपी लेवल कितना होता है? नॉर्मल आईओपी लेवल, इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो आंख में लगता है ब्रेन में, समझ गए ना? तो ये इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो नॉर्मल होता है वह आपके 10 से 20 होता है। ठीक है, 10 से 20 होता है। समझ गए? इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण ही आपके ग्लूकोमा होता है आंखों में। समझ गए? तो ये 10 से 20 mmHg होता है, याद रखिएगा। अगर 10 से 21 दिया है तो ही राइट आंसर होगा। निम्न में से हृदय का पेसमेकर कहलाने वाली संरचना, तो हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड को कहते हैं, आप लोग को पहले से पता है। समझ गए? आगे है, आँख के फंडस को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे कहता है कि आँख के जो फंडस होता है, या सीधा तौर पर कहिए कि आँख को देखने के लिए कौन सा जो है सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं? तो वह होता है एप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप का इस्तेमाल जो है आँख के जांच के लिए किया जाता है। ठीक है ना? आगे चलिए। कहता है कमी जिससे रतौंधी होती, किसके कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है ना? आगे चलिए। कहता है बर्गर डिजीज है। बर्गर कौन सा डिजीज है? तो बर्गर जो है एक भस्कुलर डिजीज है, रक्त वाहिनियों रोग है। समझ गए? बर्गर में होता यह है कि आपका जो नस होता है ना, वह नस सब फूल जाता है। समझ गए? बिंग के जैसे फूल के हो जाता है नस, मोटा मोटा दिखेगा, तो वही बर्गर डिजीज एक भस्कुलर डिजीज ही है। समझ गए? निगलने में कठिनाई होना, इसे हम लोग डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं, निगरण कष्ट जिसे बोलते हैं। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखा। एफेसिया क्या होता है? बोलने में प्रॉब्लम। समझ गए? डिस्पेप्सिया होता है अपच। समझ गए? इसको याद रखना है। जिगर के वृद्धि, जिगर किसे कहते हैं? लीवर को। तो लीवर को वृद्धि यानी लीवर बढ़ना को हम लोग हिपैटोमेगली कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपैटोमेगली कहते हैं। स्प्लीन को बढ़ना को क्या कहते हैं? हेपैटोस्पिनोमेगली कहते हैं। समझ गए? याद रखिएगा। आगे है, मस्तिष्क के सूजन के रूप में किसे जानते हैं? तो मस्तिष्क में अगर सूजन होता है किसी कारण से तो उसे एन्सेफ्लाइटिस कहते हैं, जिसे मस्तिष्क का सूजन कहते हैं, मस्तिष्क का प्रदाह कहते हैं। मस्तिष्क के लेयर मेनिंज में सूजन होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। समझ गए? याद रखना है। आगे चलिए।
आरएल एक किस प्रकार का जो है सॉल्यूशन है, किस प्रकार का विलयन है। तो आरएल जिसे रिंगर लैक्टेट कहते हैं, आरएल एक प्रकार का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब आप लोग से मैं एक प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल सलाइन एनएस जो होता है किस प्रकार का सलाइन है। आरएल तो बता दिया मैंने कि आइसोटोनिक होता है। अब आपको बताना है, इन चारों में से ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि एनएस जो होता है वह किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है। क्या वह आइसोटोनिक होता है, क्या वह हाइपरटोनिक होता है, क्या वह हाइपोटोनिक होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जो लोग लास्ट में देख रहे होंगे उनको अभी तक पता होगा कि मैंने क्या क्या कितना अच्छा पढ़ाया है, और वो जवाब भी ज़रूर देंगे। जो लोग पहले ही चले जाते होंगे तो उनको ये छूट गया। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।